Hello and a very warm welcome to the brand new edition of To The Point. I'm Kriti Mishra. And on today's show, we have with us Road Transport, Highways and MSME Minister, Mr. Nitin Gadkari. Sir, welcome to Rajya Sabha Television. सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट की। लगातार आपने कोशिश की, कई सत्र तक कोशिश की इसको पास कराने की। अब जब ये पास हो चुका है, किस तरह का चेंजेस आप देखते हैं रोड सेफ्टी सिनेरियो में इंडिया की? देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें हो जाती है। हमें ऐसा एक्ट चाहिए कि हम इसमें ये जो एक्सीडेंट्स है इसको कम कैसे कर सकें। देश का करीब 1.5 से 2% जीडीपी हमारा नुकसान होता है इसमें, और इसलिए इसमें 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इन्फोर्समेंट है। पहली बात तो ऐसी है कि कानून को कोई समझता ही नहीं था, उससे एक्सीडेंट भी हो रहे थे। अब इसके बाद में थोड़ी कड़ाई और फाइन बढ़ाने के कारण मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग अब सीरियसली कानून को अमल भी लाएंगे, जिससे एक्सीडेंट्स कम होंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस थे। इतना आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था, अब इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेगा। टेस्ट देनी पड़ेगी, परीक्षा हो देनी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, और चाहे पत्रकार हो, चाहे मंत्री हो, या और कोई भी हो, उसको प्रोसीजर से जाना ही पड़ेगा। देश में 30% लाइसेंस बोगस थे। एक राज्य में बनाया, दूसरे राज्य में बनाया, तीसरे राज्य में बनाया, अब नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इसके साथ सबसे बड़ा हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी सुधार कर रहे हैं। रूल्स ऑफ रोड के बारे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम ला रहे हैं, और NHAI और अनेक राज्यों में जो रोड है उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल स्पॉट्स हैं, बिकॉज ऑफ रोड इंजीनियरिंग के कारण है। जहाँ फ्लाईओवर नहीं है, कहीं अंडरपास नहीं है, तो हमने ADB और वर्ल्ड बैंक को प्रपोजल दिया है। 7,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से और 7,000 करोड़ ADB से। तो ADB का प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, अभी वर्ल्ड बैंक का भी मिल जाएगा। तो 14,000 करोड़ हम ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, और उसमें से मेरा विश्वास है कि हम एक्सीडेंट की संख्या और मरने वालों की संख्या एकदम कम करेंगे। अगर वो संख्या कम हो गई तो हमारा मिशन सक्सेस हुआ, ऐसा हम समझेंगे। सर, ये एक्ट तो आ चुका है, लेकिन लगातार जो स्टेट्स थे या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका इल्ज़ाम था कि इससे स्टेट्स के जो पावर्स हैं वो कम होंगे और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हाउ वुड यू रिफ्यूट दोज एलिगेशंस? पहली बात तो ये बेसलेस है। पहली बात ऐसी थी कि आज ऐसी वर्तमान सिस्टम थी कि नई गाड़ी अगर कोई ख़रीदता है तो वो डीलर से लेकर RTO ऑफिस में ले जाना, वो उसका इंस्पेक्शन करके फिर नंबर देके वो पैसे भरते थे, और फिर गाड़ी फिर डीलर के पास आती थी, फिर डिलीवरी कंज्यूमर को मिलती थी। अब आज तक तो डीलर के पास जाके कोई डिफेक्ट्स कभी निकले नहीं, एक भी गाड़ी फॉल्ट नहीं हुई, पर गाड़ी के पीछे पैसे देना पड़ता था, क्योंकि डीलर अब गाड़ी ले जाने के बजाय अपने यहाँ रखता था और दिखाता था ले गया करके, और इसमें पर व्हीकल पैसे करप्शन होता था। अब हमने निर्णय ये किया कि डीलर, ये ग्राहक की जिम्मेदारी थी वो डीलर के ऊपर डाली। तो डीलर ने RTO ऑफिस में जो ले रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भेज के उसका नंबर वो वहाँ से मिलेगा, वही नंबर जो RTO देगा वो नंबर डीलर देगा, और पैसे उतने उनके अकाउंट में भरेगा, तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी हमने ग्राहक के बजाय डीलर पे डाली। अब ये इसके लिए गाड़ी ले जाने की आवश्यकता नहीं, करप्शन खत्म हो गया। आज भी अधिकार जो है वो स्टेट RTO के पास ही है। केवल ये प्रोसीजर बंद होने के कारण इसके बीच का करप्शन खत्म हो गया। ना डीलर को कोई अधिकार है ना कुछ है। इसमें हमने कौन सा प्राइवेटाइजेशन किया और किसको अधिकार दिया, और इसमें जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन करते थे, पब्लिक सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में जिसको अधिकार देंगे उसके द्वारा ये काम होगा। तो इसमें कहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन किया। दूसरी बात, हमने एक नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई। अभी रोपवे आ रही, केबल कार आ रही, फेनाकुलर रेलवे आ रहे, मल्टी मॉडल हब बन रहे। कुछ जगह एविएशन है, रेलवे है, कुछ जगह रोड ट्रांसपोर्ट है और जलमार्ग है। तो एक ही जगह पर रहेंगे तो लोगों को आसानी होगी, सुविधा होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होंगे। हवाई जहाज़ से उतरेंगे तो बस डिपो में जाएंगे, बस डिपो से हो जाएंगे तो वाटर पोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करने के लिए अब एयरपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, रेलवे है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, रोड है नेशनल हाईवे के साथ, और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है स्टेट के साथ, जलमार्ग है नेशनल हाईवे के साथ, भारत सरकार के साथ। तो तीनों का इंटीग्रेशन करने के लिए, मल्टी मॉडल हब बनाने के लिए हमने नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई,
जब उन्होंने कहा कि भाई ये हम स्टेट के अधिकार ले, तो हमने कहा ये हमारी पॉलिसी बनाने के बाद जिस स्टेट को स्वीकारना है वो इसको स्वीकार करे, नहीं है वो ना करे। एक्चुअली ये जो एक्ट तैयार हुआ इसमें पहले 18 मिनिस्टर्स फ्रॉम 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने पूरे एक्ट का अध्ययन करके जो रिकमेंडेशन दी उसके ऊपर प्रोफाइल तैयार हुई। फिर उसके बाद जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया, फिर उसके पास और एक बार पार्लियामेंट के कमेटी के पास गया। अब दोनों तीनों ने सब ने यूनानिमस रिकमेंड करने के बाद वो हमने पार्लियामेंट के पास लाया। पहली बात, ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, हम राज्य सरकार के कोई अधिकार लेना नहीं चाहते और राज्य सरकार पर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते। दुनिया का साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, कोई नए नए डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक पर चलेगी, इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, नए नए डेपो बस पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट है वैसे बस पोर्ट बना रहे हैं, वो बनाए। अगर उसमें उनको सहयोग चाहिए तो हम करेंगे। कर्जा चाहिए वर्ल्ड बैंक से, बाकी जगह से, स्टेट गवर्नमेंट के बजाय हम पूरा कर्जा ला के सब स्टेट को उपलब्ध करा के देंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल पर होगी। अगर वो चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहे तो वो स्टेट नहीं करेंगे, किसी का बंधन नहीं। दूसरा, स्टेट का कोई ट्रांसपोर्ट हम बंद नहीं कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एक्ट है, उनका ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, उनको बंद करना नहीं करना उनका अधिकार होगा। हम आए कहाँ बीच में। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आरटीओ ऑफिस का जो भ्रष्टाचार है वो बंद होना चाहिए। लोगों को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और ई सोल्यूशन मिलना चाहिए। घर में बैठकर उनके सब चीज़ें होनी चाहिए, ऑफिस में आने की ज़रूरत ना पड़े, रेड टेपिज्म की दूर हो जाए और करप्शन बंद हो जाए। इतना ही हमारा कहना है। It's a very important step to weed out corruption, but Mr. Gadkari, talking about road safety, मुझे याद है कि आपने राज्यसभा में अभी फ़िलहाल जो सत्र था उसमें कहा था कि जो टायर्स हैं उसमें एक आपका मंत्रालय बोलने वाला है मैन्युफैक्चरर्स से कि वो सिलिका भी मिक्स करें रबर के साथ और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी मिक्स करें। क्या कोई ऐसी पॉलिसी आपका मंत्रालय बनाने वाला है? हाँ, कर रहे हैं इसके ऊपर वर्क। देखिए, ये जो अपना हाईवे है उत्तर प्रदेश सरकार का, आगरा का, इसमें लगातार टायर बस्ट होकर बहुत एक्सीडेंट हुए। तो क्या होता है, ट्यूब में जब हवा भरते हैं, हम ऑक्सीजन भरते हैं, एयर जाती है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ के फिर बर्स्ट होता है। तो नाइट्रोजन भरने से बर्स्ट नहीं होता, तो हवा के बजाय नाइट्रोजन भरे, ऐसा एक सुधार आया। दूसरा, टायर में अमेरिका में, बाकी वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो टायर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसमें वो सिलिकॉन ऐड करते हैं। तो हम ये अभी तय कर रहे हैं कि वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो टायर में हम एक्सेप्ट करें और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भरने के बारे में हम लोग सुविधा उपलब्ध करा कर दें, उसको अनिवार्य करें। ये दोनों बातों पर सरकार गंभीरता से उपाय सोच रही है ताकि ये जो एक्सीडेंट्स हो रही है न हो। सबके पीछे हमारी भावना क्या है कि एक्सीडेंट न हो और लोगों की जान न जाए, हम लोगों की जान बचाएं। और आज एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या उसमें 18 साल से 35 साल के लोग 65% है। क्या इन जवान लड़के लड़कियों की जान नहीं बचनी चाहिए? क्या उसके लिए हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करने चाहिए? उसी भाव से हम निर्णय करें, हमें बाकी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। सर, आगे बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बजट में भी काफ़ी फोकस था और एम है कि अगले 5 साल में तकरीबन 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना है। लेकिन सवाल यही है कि फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा आखिर? देखिए, अभी हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, काम भी शुरू हो गया। और उसमें मेरा प्रयास है कि ई हाईवे में, इलेक्ट्रिक हाईवे में इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस उसमें जाए, उसको कन्वर्ट करें, तो हम कोशिश कर रहे हैं। फिर ये जो ग्रीन अलाइनमेंट है, इसके कारण स्वाभाविक रूप से पोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए, हेवी ट्रैफिक के लिए जो चक्कर लगाना पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग जालंधर से अजमेर रोड बना रहे हैं, तो जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का पूरा ट्रैफिक मुंबई गुजरात जाता है वो डायरेक्ट जालंधर से अजमेर जाएगा और अजमेर से निकल जाएगा आगे, तो शॉर्ट हो जाएगा। अभी दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, दिल्ली हम 50,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। दिल्ली का रिंग रोड बनने से पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का जो भी लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जाते थे वो दिल्ली के बीच में से जाते थे। अब पूरा रिंग रोड बन गया तो दिल्ली का पोल्यूशन 30% कम हो गया। मैं 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना चाहता हूँ और इसलिए हमने ये जो 50,000 का एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, फरीदाबाद का रोड, काफ़ी रोड बना रहे हैं और इन सब रोड से ट्रैफिक जाम भी कम होगा, दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होगा।
और ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने राज्य सरकार को कहा है कि इलेक्ट्रिक बस लीजिए, इथेनॉल की बस लीजिए, मिथेनॉल की चलाइए, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाइए, डबल डेकर बस चलाइए। अब डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रायोरिटी है। रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी हवा में उड़ने वाली डबल डेकर 260 लोग कैपेसिटी बस हम लोग केबल पे चलने वाली ला रहे हैं। अभी वेबकॉस ने डॉफलर अपना ये डॉफलमेयर करके कंपनी ऑस्ट्रियन, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है और वो 15-20 जगह पर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो क्या है कि एक प्रकार से हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम किया है। आगे इससे देश का इंपोर्ट बचेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से फ्यूल पैदा होगी तो किसानों को वरदान होगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और खेती में जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा और इंपोर्ट कम होने से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और स्वदेशी का विचार मजबूत होगा, बी इंडियन बाय इंडियन। तो मुझे लगता है ओवरऑल विन विन पोजीशन है और ये पॉलिसी हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। अभी मैंने आग्रह किया था, TVS कंपनी ने 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली बाइक तैयार कर दी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। सर, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, लेकिन सवाल फिर वही है इंफ्रास्ट्रक्चर का और खासकर चार्जिंग स्टेशंस का। उस पर आप किस तरह से विचार कर रहे हैं? देखिए, अंडा और ऑमलेट वाली कहानी है। अभी नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हो गए। अब जैसी गाड़ियाँ बढ़ रही चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं। आपको जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेगी चार्जिंग स्टेशन बढ़ते जाएंगे। कल आप पार्लियामेंट का पार्किंग है वो भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज के पार्किंग कन्वर्ट हो जाएंगे। आप गाड़ी जैसे पार्किंग में लगा दोगे, लगा दो प्लग, 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा अप्रस्तुत है। जैसी जैसी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई होता है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नागपुर में हम लोग इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हो गया। अभी हम लोग बायो CNG पर बसेस कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कचरे से बायो CNG सीवेज वाटर हमने 180 करोड़ रुपए का टॉयलेट का पानी बेच दिया, उससे मीथेन निकालकर 450 बसेस बायो CNG निकाल करके चलाने का प्रोजेक्ट करें। 1-1.5 महीने में उसका उद्घाटन हो रहा है। तो नए नए इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और स्वदेशी अल्टरनेटिव के आधार पर हमारा ट्रांसपोर्ट चले, प्रदूषण की कमी हो, देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारी इकोनॉमी मजबूत बने, हमारा इंपोर्ट कम हो, यही भावना इसके पीछे है। सर, हाईवे एक्सपेंशन की बात करें तो तकरीबन रिकॉर्ड 30 किलोमीटर हाईवे एक्सपेंशन हमने देखा पिछले साल। आगे क्या टारगेट है और किस तरह से पूरा करने की? पिछले साल 31 किलोमीटर आया था, इस साल 40 किलोमीटर पूरा करने का प्रयास करेंगे। 40 किलोमीटर पर डे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और भारतमाला परियोजना की बात करते हैं। 2019 मार्च तक तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो अप्रेज हो चुके। किस तरह से आप उसकी सक्सेस देखते हैं? देखिए, भारतमाला में टोटल 24,000 किलोमीटर 7,500 करोड़ खर्चा करके 7.5 लाख करोड़ 7,50,000 करोड़ खर्चा करके हम फर्स्ट फेज़ का काम हमने लिया है और काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक हम काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। और भारतमाला के कारण कुछ जगह पर हमने एयर स्ट्रिप भी बनाई है रोड के लिए, जहाँ एयरपोर्ट नहीं है वहाँ हवाई जहाज उतर सकता है। तो जैसे राजस्थान की सीमावर्ती भागों में कई जगह पर, तो ओवरऑल भारतमाला ही हमारी सक्सेस स्टोरी है। भारतमाला और सागरमाला, तो अब मैं उसका मंत्री नहीं हूँ, पर वहाँ भी बहुत 6.5 लाख करोड़ का काम हुआ और मैंने पिछले साल मेरे 5 साल के रेजिम में 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए और इस साल भी उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। सर, एक अनुमान है कि साल 2025 तक तकरीबन 21 मिलियन गाड़ियाँ हो जाएंगी भारत में जो स्क्रैप के लिए होंगे। NGT ने भी कहा है कि एक बड़े स्तर पर पॉलिसी होनी चाहिए, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या हम आगे देखेंगे? ऑलरेडी है, हमने इसमें कैबिनेट को जाने की कोशिश कर रहे हैं। PMO के सामने हमने प्रेजेंटेशन भी किया है। स्टील मिनिस्ट्री का भी उसमें पॉलिसी में अच्छा योगदान रहा है। हेवी इंडस्ट्रीज़ का सबका कोऑर्डिनेशन लेकर हम लोग अगर ये स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सामने जो आज अड़चन है वो नहीं रहेगी। कॉस्टिंग कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी और हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हो जाएगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और MSME मंत्रालय के बारे में बात करते हैं। एक आपका बड़ा चर्चित बयान रहा है कि एक पोर्टल होगा अलीबाबा की तर्ज पर, अमेज़ॉन की तर्ज पर। कब हम देखेंगे, क्या स्वरूप होगा उस पोर्टल? देखिए, अलीबाबा
क्या वॉल्यूम इतना बड़ा है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में अलीबाबा पोर्टल का बहुत बड़ा योगदान है, और वैसे ही अमेज़ॉन है, और ई कॉमर्स का तो आपको मालूम है बढ़ावा बढ़ रहा है। तो अमेज़ॉन और अलीबाबा ऐसा जो अभी हमने थोड़ी सी तो देरी हुई है, पर हम लोग हमारा जो जेम करके पोर्टल है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उन्हीं को जिम्मेदारी दिए, उनसे हम लोग MOU भी साइन कर रहे हैं, और अभी जल्दी ही हम हमारा एक भारत क्राफ्ट करके नाम के बारे में और सोच रहे हैं, हम पोर्टल लाएंगे। और इस पोर्टल से मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 साल में 10 लाख करोड़ का कम से कम हम टर्नओवर करेंगे। ये MSME के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। दूसरी ओर एक सावधान करके पोर्टल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जिन MSME को 45 दिन के अंदर पैसे नहीं मिलते हैं, उनकी तकरार स्वीकार करके उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि MSME का पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो बेचारे काम ही नहीं कर पाएंगे। सर, PSB लोन इन 59 मिनट्स जो पोर्टल है 59 मिनट्स के लिए एक्सेस है लोगों का, लेकिन शायद अवेयरनेस कहीं ना कहीं और क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। लगातार ऐसे MSMEs कहती आई हैं। उसको ऑलरेडी मैंने भी रिव्यू किया है कि 61 मिनट में प्रोजेक्ट सैंक्शन तो होता है पर डिसबर्समेंट नहीं होती, तो मैंने उनको कहा ऐसा नहीं चलेगा। अब उसमें सुधार किया है और इसका रिकॉर्ड रिव्यू हम कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि इस रिव्यू से हम लोग जिनका GST इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, उन लोगों को तुरंत 61 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा, और ये काम हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। बाद में MSME के लिए उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिले। अब इस बार वर्ल्ड बैंक, ADB और KfW तीनों के साथ हमारी चर्चा हुई है, उनसे भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए हमको फाइनेंस करने के लिए वो तैयार है, और मेरा विश्वास है कि MSME को ताकतवान बनाना ये हमारा प्रयास है। और हमारा टारगेट ये है कि अभी तक MSME ने 11.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है अभी तक। अब हम इस साल 5 साल में 5 करोड़ रोज़गार ऐड करना चाहते हैं। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ हम देश के ग्रोथ में अभी हमारा कंट्रीब्यूशन 29% है, और देश का एक्सपोर्ट 40% हमारा है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि देश के टोटल सकल उत्पादन में 50% MSME का कंट्रीब्यूशन होगा, और कम से कम 50 से 60% एक्सपोर्ट होगा। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक पॉलिसी हम बना रहे हैं। अभी हम लोग जैसे मेडिकल डिवाइसेस है 50,000 करोड़ के हम इंपोर्ट करते हैं, तो अभी हमने विशाखापट्टनम में पहला ये पार्क खोला है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क। अब हम देश में से 10 खोल रहे हैं, ताकि उस पार्क के द्वारा हम 50,000 करोड़ के इंपोर्ट को कम करें। और जिन जिन क्षेत्र में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन क्षेत्र में हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और देश में इंपोर्ट करने की लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी नीति बना रहे हैं, जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। और एग्रीकल्चर और रूरल और ट्राइबल सेक्टर को मदद कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी जैसे ये कुल्लड़ में चाय मिलता है 2 स्टेशन पर, अभी आज ही मैंने पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा कि 100 स्टेशन पर कुल्लड़ मैंडेटरी कर दो, ताकि हमारे कुम्हार को काम मिले। वैसे हमने ये भी कोशिश की है, हनी हाई एटीट्यूड वाला हनी को अब कीमत बहुत ज़्यादा है, 7,000 रुपये लीटर का कीमत है। तो हम लोग वो हनी अलग अलग प्रकार पर करने के लिए जो 15 करोड़ देते थे, अब समाज कल्याण मंत्रालय, ट्राइबल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय तीनों के सहयोग से हम 100 करोड़ की योजना बना रहे हैं। कुम्हार के लिए योजना बना रहे हैं, बाम्बू की इकोनॉमी बना रहे हैं, ताकि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में हम ज़्यादा रोजगार कैसे निर्माण करें, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे आए। अभी वो हाइड्रोपोनिक है, पानी पे खेती होती है, उसके वर्ग अभी गुजरात में लिया, अभी हम देश में ले रहे, ताकि किसान पानी पे खेती करके ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल मिल जाए और वो मार्केट में लाए। फिर हमने हनी से चॉकलेट, हनी से बिस्किट, हमारे यहाँ वर्धा में विनोबा जी के आश्रम में गोरस पाक करके एक बिस्किट बनता है, वो गाय का घी यूज़ करते हैं, हनी डालते हैं। तो गाय का घी और हनी डालकर हम ऐसा सुंदर बिस्किट बनाना चाहते हैं ब्रांडिंग करके, ताकि वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो। तो हनी का हम लोग चॉकलेट बनाने की बात कर रहे हैं, हनी का बिस्किट बनाने की बात कर रहे हैं, हनी को ब्रांडिंग कर रहे हैं, अलग 20 प्रकार के हनी होती है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कपड़े में जा रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग को हमने सोलर चरखे पर सूत निकाल कर हम कम से कम 60-70 ऐसे टेक्सटाइल क्लस्टर निर्माण करना चाहते हैं कि 2000 चरखे होंगे। कपास जहाँ होता है वहीं से जिनिंग प्रेसिंग वहीं होगा, फिर सूत निकलेगा, सूत से कपड़े का वेविंग होगा, फिर साइजिंग ब्लीचिंग कैलेंडरिंग सब वहीं होगा, कपड़ा बन जाएगा,
कपड़े के रेडीमेड गारमेंट बन जाएंगे, ब्रांडिंग वही होगा और पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो ये धीरे धीरे हम इस प्रकार का क्लस्टर्स खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और मैंने अभी ये भी ओपन किया है कि भाई टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोल रहे हैं, तो उसके लिए 200 करोड़ हम एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए दे रहे हैं, उससे हमारी मैन पावर को तैयार कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्लस्टर्स में मैंने कहा कि आप कोई भी योजना आप हमारे पास क्लस्टर के लेके आओ, बड़े उद्योग वाले MSME के, हम आपको ग्रांट्स देंगे, पर हमारे गारंटी कि इतने दिन में इतना रोजगार देना पड़ेगा। अगर उतना रोजगार आपने क्रिएट नहीं किया तो आपका पैसा वापस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से अभी पॉलिसी में मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। दैट्स अ वेरी इनोवेटिव मॉडल सर। और लास्टली मैं जानना चाहूँगी, एक और बड़ा कंसर्न है MSME का कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तो है, लेकिन जो भी PSUs हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उस लेवल पर प्रोक्योर करते नहीं जो आपकी पॉलिसी कहती है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे इंश्योर करेंगे? जो करते वो पैसे समय पे नहीं देते। सरकार में भी ये प्रॉब्लम है। देखिए, MSME के लिए ऑक्सीजन है वर्किंग कैपिटल। अगर आप एक एक साल 6-6 महीने 8-8 महीने पैसे ही नहीं देंगे तो कैसे काम कर पाएंगे? वर्किंग कैपिटल चला जाएगा, बैंक का इंटरेस्ट का बाहर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्रूशियल मुद्दा है कि माल सप्लाई करने के बाद किसी भी स्थिति में 45 दिनों के अंदर पेमेंट मिलना चाहिए। और इसके लिए कानून का स्टडी करके, अध्ययन करके कोई बंधन लाया जा सकता है क्या, इसके ऊपर हम सोच रहे हैं, ताकि MSME को अगर पैसे समय पे मिलेंगे तो उनके 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। All right, sir. On that note, thank you so much for talking to Rajya Sabha Television and all the best for all your future endeavors. थैंक यू, नमस्कार।